तो देखो टाइटल देखते हैं सबसे पहले, ट्रबल्ड वाटर्स। ट्रबल्ड वाटर्स जो है आप कह सकते हो एक तरह से ईडियम है हमारी। इस ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति या फिर मुश्किल समय। तो मुश्किल जो हालात होते हैं ना, डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, उस डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए हम इस ईडियम का प्रयोग करते हैं, ट्रबल्ड वाटर्स। अब यहाँ पर इस एडिटोरियल में हम बात क्या करने वाले हैं? इस एडिटोरियल में हम मुख्यतः बात करने वाले हैं दो देशों की, एक है ग्रीस और दूसरा है टर्की, दूसरा है तुर्की। और इन दोनों के बीच में है भूमध्य सागर, इन दोनों के बीच में है मेडिटेरेनियन सी। तो देखो ग्रीस और तुर्की, इन दोनों के बीच में इस भूमध्य सागर जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को लेकर जो है विवाद चल रहा है, इस क्षेत्र को लेकर जो है लड़ाई चल रही है। अब लड़ाई क्यों चल रही है ये पूरी कहानी एडिटोरियल हमें समझाएगा, है ना। तो धीरे धीरे समझते हैं सारी कहानी को। यूरोपियन यूनियन एंड टर्की की यूरोपियन यूनियन में ये जो यूरोप महाद्वीप है ना, इसके जो देश हैं इन्होंने क्या कर रखा है, मिलके अपना एक संघ बना रखा है, उस संघ को कहा जाता है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन एंड टर्की शुड नॉट लेट का मतलब होता है अलाउ करना, टेंशंस का मतलब हो गया एक तरीके से तनाव, है ना। टेंशंस इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, इस मेडिटेरेनियन की स्पेलिंग याद कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत पूछते हैं इसे ना। लीड टू का मतलब होता है कारण बनना, कारण होना किसी चीज का। ओपन कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष या फिर कलह। अब देखो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि यूरोपियन यूनियन और तुर्की को ये जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन क्षेत्र है, इस क्षेत्र में तनावपूर्ण परिस्थितियों को नहीं बढ़ने देना चाहिए, है ना। यानी कि तनाव शुड नॉट लेट, है ना, कि भाई यूरोपियन यूनियन और तुर्की को जो है नहीं होने देना चाहिए। क्या नहीं होने देना चाहिए? कि तनावपूर्ण स्थितियां मेडिटेरेनियन क्षेत्र में कारण बने। किस चीज का कारण बने? ओपन कॉन्फ्लिक्ट। ओपन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है खुला संघर्ष, कि भाई ऐसा ना हो कि जो ग्रीस है और जो तुर्की है यह बिल्कुल खुले संघर्ष में उतर आए। तो यही एडिटोरियल बात करना चाह रहा है कि यूरोपियन यूनियन और तुर्की को ये जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है ना मेडिटेरेनियन क्षेत्र में, तो ऐसा नहीं होने देना चाहिए यूरोपियन यूनियन और तुर्की को कि ये जो तनावपूर्ण स्थिति है यह खुले संघर्ष का कारण बन जाए। अब एडिटोरियल पढ़ेंगे तो और आगे कहानी समझ में आएगी पूरी कि भाई क्यों ग्रीस और क्यों तुर्की आपस में उलझ रहे हैं, क्यों जो है यहाँ पर युद्ध के हालात बने हुए हैं। तो आगे देखते हैं कि टेंशंस इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सोर। देखो ये सोर जो शब्द है ना, इस सोर का मतलब होता है एक तरीके से उड़ान भरना। जब पक्षी और ज़्यादा ऊंचा उड़ता है ना तो उसको बोलते हैं सोर। दूसरा मतलब इसका होता है सोर का मतलब कि भाई और ज़्यादा बढ़ते जाना, है ना, और ज़्यादा बढ़ते जाना, लेवल का और ऊंचा होता जाना। तो टेंशंस इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सोर्ड लास्ट वीक, पिछले सप्ताह के दौरान हमें यह देखने को मिला कि यह जो मेडिटेरेनियन क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है तनाव और ज़्यादा बढ़ गया, है ना, तनावपूर्ण स्थितियां और ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? विद टर्की, टर्की ने क्या किया? सेंडिंग, टर्की का भेजा जाना। टर्की ने क्या भेजा? एन एक्सप्लोरेशन वेसल। वेसल का मतलब हो गया एक तरीके से जहाज, है ना। और एक्सप्लोरेशन का मतलब, एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करने का मतलब होता है पता लगाना, कुछ खोजना। तो एक्सप्लोरेशन वेसल का मतलब है कि ऐसा जहाज जो कि कुछ खोजे। यहाँ पे क्या खोजे? तुर्की ने क्या किया कि इस मेडिटेरेनियन क्षेत्र में अपना एक जहाज भेजा। उस जहाज के माध्यम से तुर्की जो है, ये जो मेडिटेरेनियन क्षेत्र है ना, मेडिटेरेनियन समुद्र का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, खास करके गैस। तो प्राकृतिक संसाधन खास करके गैस का पता लगाने के लिए तुर्की ने अपने एक जहाज को भेजा और उस जहाज के साथ अकम्पनीड बाय का मतलब होता है साथ में होना। अकम्पनीड के साथ में बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। तो अकम्पनीड बाय का मतलब है साथ में होना। तो तुर्की ने अपने जहाज के साथ में क्या भेजा? नेवी फ्लीट। फ्लीट का मतलब होता है जहाजी बेड़ा और नेवी का मतलब हो गया नौसेना। तो तुर्की ने अपनी नौसेना के जहाजी बेड़े को भी इस जहाज के साथ, एक्सप्लोरेशन वेसल के साथ में भेजा। किस जगह पे भेजा? टू द डिस्प्यूटेड वाटर्स, है ना। वाटर्स का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से ये जो समुद्री क्षेत्र है ना, जिस क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है। डिस्प्यूटेड का मतलब हो गया विवादित। तो तुर्की ने क्या किया? इस विवादित पानी के क्षेत्र में अपने एक्सप्लोरेशन वेसल को भेजा और साथ में अपनी नौसेना का जहाजी बेड़ा भी भेजा। इसके साथ ही साथ दूसरी घटना क्या हुई भाई? एक तरफ तो तुर्की ने यह काम कर दिया ना, दूसरा काम क्या हुआ? दूसरा काम यह हुआ कि एंड फ्रांस, और फ्रांस के द्वारा डिस्पैचिंग का मतलब होता है भेजना। वारशिप्स का मतलब होता है ऐसे जहाज जो कि लड़ाई लड़ने के काम आते हैं, उनको बोलते हैं वारशिप्स, है ना। तो फ्रांस ने क्या किया? अपने वारशिप्स भेजे
टू असिस्ट ग्रीस, ग्रीस की सहायता करने के लिए, है ना। तो देखो ये थी पूरी कहानी, आ गई सारी कहानी समझ में। एक बार समझते हैं पूरी कहानी को कि एक तरफ है ग्रीस और ग्रीस को सपोर्ट कर रहा है कौन, फ्रांस, और एक तरफ है तुर्की, और इनके बीच में है ये पानी का क्षेत्र, और इस क्षेत्र में जो है गैस को लेकर चल रही है लड़ाई। तो तुर्की ने क्या किया, अपने जहाज को भेजा यहाँ पर कि भाई जो है इस जहाज को भेजा तुर्की ने, और क्या कहते हैं कि तुर्की चाहता था कि भाई जो है गैस के पता लगाया जाए, और ग्रीस को लगता है कि भाई ये तो मेरा क्षेत्र है, तुर्की ने अपने जहाज क्यों भेज दिए, गैस को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। तो इस तरह से तुर्की ने अपने जहाज भेजे और ग्रीस को सपोर्ट करने के लिए जो है फ्रांस ने अपने जहाज भेज दिए, और इस तरह से जो है तनावपूर्ण स्थिति पिछले सप्ताह में जो है देखने को मिली। आगे देखते हैं और कहानी क्या कहती है। तो 3 आदमी हो गए अब, है ना, एक तरफ तो तुर्की है, दूसरी तरफ ग्रीस है, और ग्रीस का सपोर्ट करने आ गया फ्रांस, तो हो गए 3 आदमी। अब आएगा मजा, तो देखते हैं मजे को। द ट्रिगर। अब देखो ट्रिगर का मतलब क्या होता है, ट्रिगर का मतलब होता है कोई ऐसी घटना जो कि अन्य घटनाओं के घटने का कारण बनती है। जैसे ये सिनेमा हॉल है, अब सिनेमा हॉल में कोई व्यक्ति अचानक से चिल्ला दे कि बम बम बम, है ना, तो लोगों में अफरा तफरी मच जाएगी, लोग भागेंगे। तो अब ये जो लोगों के अफरा तफरी मचने का ट्रिगर पॉइंट क्या था, लोगों के अफरा तफरी मचने का क्या कारण था, उस आदमी का चिल्लाना। तो वो जो आदमी बम 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 चिल्लाया था ना, वो था ट्रिगर पॉइंट, तो इसको बोलते हैं ट्रिगर। द ट्रिगर फॉर द रिसेंट हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता। तो एडिटोरियल बात करता है कि भाई ये जो अभी हाल ही में वर्तमान ये जो शत्रुता हमें देखने को मिली ना, किन के बीच में, टर्की के बीच में और ग्रीस के बीच में। अब देखो कॉमा लगा हुआ है, कॉमा टू कॉमा जब एडिटोरियल बात करता है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है उसी के बारे में ना, यानी कि वाक्य का कुछ लेना देना नहीं है इसे, बस एडिशनल जानकारी जोड़ दी है। अब देखते हैं क्या एडिशनल जानकारी जोड़ दी है। तो तुर्की और ग्रीस के संबंध में एडिटोरियल हमें बताता है कि विच हैव हिस्टोरिकली शेयर्ड, कि तुर्की और ग्रीस ने ऐतिहासिक रूप से जो है शेयर्ड का मतलब है साझा करना, ट्रबलसम रिलेशंस। कुल मिला के तुर्की और ग्रीस के ऐतिहासिक रूप से संबंध जो हैं वे ट्रबलसम रहे हैं, वे परेशानी भरे रहे हैं, यानी कि तुर्की और ग्रीस में जो है ना लड़ाई हमेशा से ही चलती ही रही है, ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है। अब इसे भूल जाओ, ये कॉमा टू कॉमा बात हो गई, एडिशनल जानकारी थी। अब दोबारा से अपने वाक्य पे आओ पूरा। तो द ट्रिगर फॉर द रिसेंट हॉस्टिलिटी, तो वो ट्रिगर क्या था, वो ट्रिगर जो था, ट्रिगर हैज बीन द डिस्कवरी ऑफ गैस इन द मेडिटेरेनियन वाटर्स। तो ट्रिगर क्या था, किसके चलते, भाई ठीक है तुर्की में और ग्रीस में ऐतिहासिक रूप से दुश्मनी रही है, लेकिन अभी हाल ही में वो कौन सा कारण था जिसके कारण ये दुश्मनी फिर से सुलग गई, वो कारण था हैज बीन, रहा है। द ट्रिगर हैज बीन, ट्रिगर क्या रहा है, डिस्कवरी ऑफ गैस, है ना, द डिस्कवरी ऑफ गैस, गैस का पाया जाना, कहां पर, मेडिटेरेनियन वाटर्स में। ये जो मेडिटेरेनियन वाटर है, ये जो भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में गैस का पाया जाना ना, गैस की डिस्कवरी हो जाना, ये कारण रहा है किसका, दुश्मनी का। अब मैंने बताया आपको, एक तरफ है ग्रीस, एक तरफ है तुर्की, दोनों के बीच में है मेडिटेरेनियन क्षेत्र, और दोनों को लगता है कि भाई ये गैस जो है इस पर हमारा कब्जा होना चाहिए, है ना। तो ये है परेशानी का कारण। आगे देखते हैं। द ईयू's प्लान्स टू ट्रांसपोर्ट द गैस। देखो ईयू का मतलब हुआ यूरोपियन यूनियन। अब देखो ये जो यूरोपियन यूनियन है ना, जो कि किसकी साइड है, ग्रीस की तरफ है ना। यूरोपियन यूनियन का क्या प्लान है, टू ट्रांसपोर्ट द गैस। यूरोपियन यूनियन जो है गैस को ट्रांसपोर्ट करना चाहता है, कहां पर, अपने मेनलैंड में। मेनलैंड का मतलब होता है मुख्य क्षेत्र, है ना, कि यूरोपियन यूनियन चाहता है कि भाई हमारे क्षेत्र में जो है ये गैस जो मिली है ना, ये गैस जो है हमारे क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट हो जाए। अब अगर यह गैस यूरोपियन यूनियन के देशों में पहुंच जाती है तो इसके माध्यम से क्या होगा, विच वुड हेल्प, इसके माध्यम से यूरोपियन यूनियन की मदद होगी, रिड्यूस इट्स डिपेंडेंसी ऑन, डिपेंड के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, डिपेंडेंसी ऑन रशिया। देखो वर्तमान हालात क्या है कि यूरोपियन यूनियन जो है ज़्यादातर गैस को रूस से इंपोर्ट करता है, लेकिन अगर यह जो गैस अभी हाल ही में मेडिटेरेनियन क्षेत्र में मिली है, अगर यह क्षेत्र किसी तरह से यूरोपियन यूनियन को ट्रांसपोर्ट हो जाती है तो यूरोपियन यूनियन की जो रशिया के ऊपर निर्भरता है वह निर्भरता कम हो जाएगी। यही एडिटोरियल बात करना चाह रहा है कि विच वुड हेल्प, रिड्यूस का मतलब है कम हो जाना, इट्स डिपेंडेंसी ऑन रशिया। तो इसके माध्यम से यूरोपियन यूनियन की जो डिपेंडेंसी है रशिया पर वह कम हो जाएगी। अब देखो ये क्या था, ये भी देखो कॉमा टू कॉमा लिखा हुआ है तो एडिशनल जानकारी थी, या कॉमा से कॉमा तक इनपुट एडिशनल जानकारी थी। तो फिर आओ अपने सेंटेंस पे, ईयू's प्लान्स। तो ईयू के जो प्लान्स हैं, है ना, अब देखो इसी के लिए तो आया है, यहाँ पे जो है आया है, ईयू के जो प्लान्स है हैव रेज्ड, रेज्ड का मतलब होता है उठाना, है ना, और खड़े कर देना। तो ईयू के जो प्लान्स है हैव रेज्ड द रीजन्स जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल, जियोपॉलिटिकल
प्रोफाइल है ना। जियोपॉलिटिकल का मतलब होता है भू राजनीतिक। कुल मिला के ये जो ईयू के जो प्लान्स है ना, इन प्लान्स के चलते जो है खड़ा हो गया है, पर क्या जो है क्या बातें खड़ी हो गई हैं, हैव रेज्ड द रीजन्स जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल, कि इस क्षेत्र की जो भू राजनीतिक स्थिति है ना, इस क्षेत्र की जो जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल है, यानी कि ये जो क्षेत्र है इसमें क्या हुआ है कि ये जो क्षेत्र है ना, राजनीतिक रूप से एक तरीके से आप कह सकते हो कि चर्चा का केंद्र बन गया है। ये एडिटोरियल यहां तक बात करना चाहता है। आगे देखते हैं कि टर्की एंड ग्रीस हैव ओवरलैपिंग मैरीटाइम क्लेम्स। अब देखो तुर्की और ग्रीस ये दोनों जो है ना ओवरलैप, मैरीटाइम का मतलब है समुद्र से जुड़ा हुआ, क्लेम्स का मतलब हो गया दावा, क्लेम का मतलब होता है दावा, क्लेम्स का मतलब हो गया दावे। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, ये एक लाइन जा रही है, इसी के ऊपर एक और लाइन आ गई तो ओवरलैप कर गए। ये आपका क्षेत्र, इसी के ऊपर मैं अपने क्षेत्र की दावेदारी करता हूं तो ओवरलैप कर गया। ओवरलैप का मतलब है एक के ऊपर एक का चढ़ जाना। तो तुर्की और ग्रीस हैव ओवरलैपिंग मैरीटाइम क्लेम्स, यानी कि यह जो एक तरीके से ये जो पानी का क्षेत्र है ना, इस पानी के क्षेत्र पर दोनों की दोनों अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। हैव ओवरलैपिंग है ना, कि समुद्री क्षेत्र से जुड़े हुए दोनों के जो दावे हैं ना वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। जिस क्षेत्र पर तुर्की अपना कब्जा जता रहा है उसी क्षेत्र पर ग्रीस भी अपना कब्जा जता रहा है। ये परेशानी देखने को मिल रही है। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या बात करता है। But when EU members and its allies in West Asia and North Africa made plans to build a gas pipeline from the Mediterranean to Europe's mainland, लेकिन हुआ क्या, जब यूरोपियन यूनियंस के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ, अलाइस का मतलब है सहयोगी है ना, अलाइस कि भाई जो वेस्ट एशिया है, जो पश्चिमी एशिया है, इसके अलावा जो नॉर्थ अफ्रीका है ना, तो यानी कि पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, नॉर्थ अफ्रीका में जो देश हैं, इन देशों ने यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ मिलकर प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया इन्होंने, टू बिल्ड ए गैस पाइपलाइन, कि एक गैस पाइपलाइन बिछाई जाए। कहां से कहां तक, फ्रॉम द मेडिटेरेनियन क्षेत्र से लेकर यूरोप के जो मुख्य देश है ना, यूरोप के जो मेनलैंड है वहां तक पहुंचाने जाने वाली एक गैस पाइपलाइन बिछाई जाए। और इन्होंने क्या किया, जब ये प्लान बनाया ना यूरोपियन यूनियन ने, तो यूरोपियन यूनियन ने पश्चिमी एशिया के कुछ देशों को शामिल कर लिया, नॉर्थ अफ्रीका के कुछ देशों को शामिल कर लिया, लेकिन दे केप्ट टर्की आउट ऑफ इट, लेकिन इन्होंने जो है तुर्की को अपने इस प्लान में शामिल नहीं किया। दे केप्ट का मतलब है रखना, टर्की आउट ऑफ इट, लेकिन उन्होंने तुर्की को इस प्लान से जो है बाहर रखा। आगे देखते हैं, विच इन्फ्यूरिएटेड अंकारा, ये जो अंकारा है ना ये है तुर्की की राजधानी है ना। तो क्या करते हैं हम जब किसी देश की बात करते हैं ना, तो हम उसका कभी कभी क्या करते हैं, राजधानी का नाम लेके एडिटोरियल बात करता है। जैसे भारत की बात करना है तो बोलेगा न्यू दिल्ली ने ऐसा किया है ना, इसका मतलब भारत ने ऐसा किया। तो विच इन्फ्यूरिएटेड, तो इन सारे के सारे लोगों ने मिलके प्लान बनाया कि गैस की पाइपलाइन बिछाई जाए और मेडिटेरेनियन क्षेत्र से यूरोप के जो देश हैं उन क्षेत्रों तक जो है गैस को पहुंचाया जाए, लेकिन इन्होंने तुर्की को इस प्लान में शामिल नहीं किया। उसके चलते, इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना है ना, इसके चलते जो है अंकारा को इन्होंने जो है क्रोधित कर दिया, इसके चलते इन्होंने तुर्की को क्रोधित कर दिया, तुर्की को गुस्सा आ गया। अर्लियर दिस ईयर, अर्लियर मतलब पूर्व में, इस साल के पूर्व में हमें क्या देखने को मिला, द ईस्ट मेड गैस फोरम, फोरम का मतलब होता है मंच है ना, मंच बोलते हैं फोरम का मतलब कि भाई ये क्या है, एक मंच है मतलब है ना, जो कि गैस से जुड़े हुए मामलों को देखता है। द ईस्ट मेड गैस फोरम was formed by Cyprus, Egypt, Greece, Israel, Italy, Jordan, Palestine and Turkey was again excluded। देखो इनकी बेईमानी है ना, तुर्की के साथ अत्याचार कर रहे हैं। इस साल के पूर्व में हमें क्या देखने को मिला कि कुछ देशों ने मिलकर, उन देशों में कौन कौन है, साइप्रस है, इजिप्ट है, ग्रीस है, इजराइल है, इटली है, जॉर्डन है, पैलेस्टीनियन है, इन सब ने मिलकर एक मंच का निर्माण किया। उस मंच को इन्होंने नाम दिया ईस्ट मेड गैस फोरम, लेकिन इस मंच में तुर्की को जो है शामिल नहीं किया गया। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर छोड़ देना, शामिल ना करना, लेकिन इस ग्रुप में भी तुर्की को जो है शामिल नहीं किया गया। बट टर्की चैलेंज्ड द पाइपलाइन प्रोजेक्ट, लेकिन तुर्की ने जो है अपनी आवाज उठाई, चैलेंज का मतलब है चुनौती देना, द पाइपलाइन प्रोजेक्ट, कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जा रहा था, तो इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को खुली चेतावनी दी तुर्की ने कि ऐसा नहीं होगा, आप जो है मुझे नहीं छोड़ सकते। एंड रीच्ड एन एग्रीमेंट विथ लिबियास ट्रिपोली बेस्ड गवर्नमेंट। अब देखो सारे के सारे देश जो है एक तरफ हो गए हैं ना, ये सारे के सारे देख रहे हो ना आप, ये ग्रीस है, इजिप्ट है, साइप्रस है ना। अब तुर्की ने किसका सहारा लिया, तुर्की गया लीबिया के पास में ना, ये जो लीबिया है ना, इसकी
ये जो त्रिपोली नामक जगह है ना, लिबिया में ही है ये त्रिपोली नामक जगह, तो यहाँ पर क्या है, लिबिया की सरकार है ना, लिबिया, तो एक तरीके से तुर्की ने लिबिया का सहयोग लिया है ना। तो तुर्की ने क्या किया, इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को चुनौती दी एंड रीच्ड एन एग्रीमेंट विथ लिबियास ट्रिपोली बेस्ड गवर्नमेंट, और लिबिया की जो ट्रिपोली बेस्ड गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के साथ में तुर्की ने एक समझौता किया, विच अंकारा इज बैकिंग। त्रिपोली बेस्ड गवर्नमेंट जो कि लीबिया की है, उस सरकार को अंकारा सपोर्ट करता है, विच अंकारा इज बैक। बैक का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना है ना, कि भाई जिस, यानी कि लीबिया की ये जो सरकार है ना, जिस सरकार को अंकारा सपोर्ट करता है, जिस सरकार को तुर्की सपोर्ट करता है, तो तुर्की गया लीबिया के पास कि भाई ये तो सारे देश एक तरफ हो गए, अब तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो ना, टू फॉर्म एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और तुर्की ने लीबिया के साथ मिलकर क्या किया, EEZ का निर्माण किया। क्या है EEZ? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, बिल्कुल एकदम एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ, है ना, कि बोलते हैं ना कि ये एक्सक्लूसिव तुम्हारे लिए, यानी कि सिर्फ तुम और तुम इसके मालिक हो, है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव, बिल्कुल किसी के लिए छोड़ देना। तो इन्होंने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया, एक बिल्कुल विशेष आर्थिक क्षेत्र का इन्होंने निर्माण किया, फ्रॉम इट्स साउथर्न शोर्स का मतलब है समुद्री तट, यानी कि एक तरीके से ये जो तुर्की है ना, इसके दक्षिणी समुद्री तट से लेकर टू लिबियास नॉर्थर्न कोस्ट, लिबिया के उत्तरी समुद्र तट तक। कोस्ट का मतलब हो गया तट, है ना, क्षेत्र है ना, तटवर्ती क्षेत्र जो है ना, उसको कहा गया है। तो एक तरीके से क्या किया गया कि एक तरीके से तुर्की ने लिबिया के साथ मिलकर जो है ये जो पानी वाला जो क्षेत्र है ना, उस पानी के क्षेत्र को क्या किया, इन्होंने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया। और इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए इन्होंने क्या बताया, क्षेत्र बताया इन्होंने कि भाई तुर्की का जो दक्षिणी समुद्री तटवर्ती क्षेत्र है वहां से लेकर लिबिया के जो नॉर्थ समुद्री तट क्षेत्र है वहां तक, अक्रॉस द मेडिटेरेनियन, है ना, पूरा ये जो मेडिटेरेनियन क्षेत्र है ना, इसका दक्षिण से लेकर नॉर्थ क्षेत्र को जो है इन्होंने कवर कर दिया और बोल दिया कि ये हमारा क्षेत्र है और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसमें कोई नहीं आएगा। आगे देखते हैं। ग्रीस क्लेम्ड, अब ग्रीस ने क्या दावेदारी की, ग्रीस क्लेम्ड द टर्किश जोन वॉयलेटेड इट्स मैरीटाइम सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है आपकी टोटल पावर, आपकी कंप्लीट कंट्रोल करने की जो पावर होती है ना, उसको बोलते हैं संप्रभु, है ना, सर्वे सर्वा। तो ग्रीस ने ये दावा किया, ग्रीस ने क्या क्लेम किया, ग्रीस ने दावा किया द टर्किश जोन, कि भाई तुर्की ने लिबिया के साथ मिलकर जिस जोन का निर्माण किया है वह जोन उल्लंघन करता है, किस चीज का उल्लंघन करता है, इट्स मैरीटाइम, मैरीटाइम का मतलब है समुद्र से जुड़ा हुआ, कि भाई समुद्र से जुड़ी हुई जो संप्रभुता, यानी कि एक तरीके से ग्रीस ने यह कहा कि भाई जो तुर्की ने जो क्षेत्र बनाया है ना, EEZ बनाया है, यह मेरी समुद्र से जुड़ी हुई संप्रभुता की क्षेत्र का उल्लंघन है। कुल मिलाके ग्रीस ने इस क्षेत्र पर अपनी आपत्ति जताई और ग्रीस ने कहा कि भाई ये तो मेरा क्षेत्र है और उस मेरे क्षेत्र पर आप दावा जता रहे हो, ये कहा ग्रीस ने। लेटर, बाद में क्या हुआ, ग्रीस अनाउंस्ड इट्स EEZ विथ इजिप्ट। इसके बाद में ग्रीस ने घोषणा की, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, इट्स EEZ का मतलब ही वही हो गया। इन्होंने भी फिर ग्रीस ने क्या किया, अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाया, किसके साथ मिलकर, इजिप्ट के साथ मिलकर। विच क्लैशेस, क्लैश का मतलब क्या होता है, टकराव, विच क्लैशेस विथ टर्कीज जोन। अब एक तरफ तो पहले टर्की ने अपना इकोनॉमिक जोन बना रखा था, इसके बाद में ग्रीस ने भी अपना इकोनॉमिक जोन बना लिया और ये दोनों जो इकोनॉमिक जोन है आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। विच क्लैशेस विथ टर्कीज जोन, यानी कि ग्रीस ने जो EEZ का निर्माण किया उसका टकराव किससे हो गया, टर्की के जोन से। इमीडिएटली देयर आफ्टर, और इसके तुरंत बाद क्या हुआ, टर्की सेंट इट्स सर्वे शिप ओवर, ओवर का मतलब है उस जगह पर, टर्की ने उस ये जो एक तरीके से इकोनॉमिक जोन बन गए ना अपने अपने, इसके बाद में तुर्की ने क्या किया, तुर्की इमीडिएटली देयर आफ्टर मतलब तुरंत इसके बाद तुर्की ने क्या किया, भेजा, क्या भेजा, इट्स सर्वे शिप। सर्वे शिप का मतलब है वह जहाज जो कि गैस का पता लगाने के लिए भेजा गया। इसके बाद में तुर्की ने क्या किया, उस क्षेत्र में अपने एक जहाज को भेजा गैस का पता लगाने के लिए। आगे देखते हैं। द हाईली कॉम्प्लिकेटेड इश्यू now has the potential to involve Europe। the highly complicated, complicated का मतलब है जटिल, कि भाई ये जो एक तरीके से ये जो इश्यू है ना, ये जो मामला है तुर्की और ग्रीस के बीच में जो मामला है जो कि बहुत ही ज़्यादा जटिल है, now have the potential, potential का मतलब है संभावना। अब इस कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे में संभावना है, किस बात की संभावना है, टू इन्वॉल्व यूरोप, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, कि अब ये जो है यूरोप
और वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका को अपनी चपेट में ले सकता है। ये मुद्दा जो है ना बहुत ही ज़्यादा गंभीर बन चुका है। अब ये एडिटोरियल बात करना चाहता है ना कि इस मुद्दे में इतनी ताकत है कि ये पूरे की पूरे यूरोप को, वेस्ट एशिया को और नॉर्थ अफ्रीका को अपनी चपेट में ले सकता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डीमार्केट, डीमार्केट का मतलब होता है सीमा निर्धारण। इट इज़ डिफिकल्ट टू डीमार्केट द मैरीटाइम बाउंड्रीज। मैरीटाइम का मतलब हो गया समुद्र से जुड़ी हुई, समुद्र से जुड़ा हुआ, कि भाई समुद्र से जुड़ी हुई बाउंड्रीज को निर्धारित करना बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डीमार्केट द मैरीटाइम बाउंड्रीज इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, कि भाई ये जो पूर्वी मेडिटेरेनियन क्षेत्र है, इस क्षेत्र में समुद्र से जुड़ी हुई बाउंड्रीज को निर्धारित करना बहुत ही मुश्किल काम है। विच इज डॉटेड, और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन क्षेत्र के लिए कहा गया, देखो कोमा लगा के जो बात की जाती है ना, वो की जाती है कोमा से जस्ट पहले जो बात आई है। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के लिए कहा जा रहा है विच इज डॉटेड, कि भाई जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन क्षेत्र है वह भरा हुआ है। डॉटेड का मतलब है फैला हुआ है ना, किन किन के बीच में फैला हुआ है, पूर्वी ये जो मेडिटेरेनियन क्षेत्र है विद टर्किश एंड ग्रीक आइलैंड, यानी कि यह जो पूर्वीय मेडिटेरेनियन क्षेत्र है, इस क्षेत्र में तुर्की के और ग्रीस के आइलैंड है ना, इनके तुर्की के और ग्रीस के जो तुर्की के और ग्रीक के जो है ना, यानी कि ग्रीस के टापू जो है ना फैले हुए हैं इस क्षेत्र में। तो इनके बीच में सीमा निर्धारण करना बहुत ही कठिन काम है। समझ गए ना आप कि ये रहा ग्रीस, ये रहा टर्की। अब इनका बीच का जो क्षेत्र है ना, उनमें ये टापू हो गए, ये टापू ग्रीस के हैं, और ये कुछ टापू हो गए, ये टापू तुर्की के हैं, फिर ये टापू हो गए, ये टापू किसके हैं, ग्रीस के हैं। इसी तरह से अब कैसे सीमा निर्धारित की जाए, ये बहुत ही कठिन काम है। आगे देखते हैं। साइप्रस इज फिजिकली डिवाइडेड विथ द साउथर्न पार्ट रूल्ड बाय द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट एंड द नॉर्थर्न पार्ट कंट्रोल्ड बाय टर्की। अब देखो साइप्रस की अगर हम बात करें तो ये जो साइप्रस है ना, इसका जो उत्तरी क्षेत्र है ना, जो कि नॉर्थर्न पार्ट है, वो तो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वो कंट्रोल किया जाता है तुर्की के द्वारा, है ना। अब देखो साइप्रस इज फिजिकली डिवाइडेड, कि साइप्रस जो है भौतिक रूप से बटा हुआ है ना, विथ द साउथर्न पार्ट, कि इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है साइप्रस का, रूल्ड बाय द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट। तो साइप्रस के दक्षिणी क्षेत्र को जो है ना एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से जिस गवर्नमेंट को माना गया, यानी कि एक तरीके से साइप्रस की खुद की सरकार है ना, जिसको कि साइप्रस की खुद की सरकार है, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय देश जो है वे स्वीकार करते हैं। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार करना, यानी कि साइप्रस की खुद की सरकार है, खास करके दक्षिणी जो क्षेत्र है। लेकिन जो साइप्रस का जो नॉर्थ क्षेत्र है ना, वह टर्की के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। टर्की सर्वेशिप, तुर्की का ये जो खोज करने वाला जहाज है ना, प्लान्स, टर्कीज सर्वेशिप प्लान्स एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज अराउंड ग्रीस क्रेटे आइलैंड। अब देखो ये जो तुर्की का जो जहाज है, ये किस जगह पे अपना सर्वे करना चाहता है, ग्रीस का क्रेटे आइलैंड है, इसके आसपास टर्की सर्वेशिप्स प्लान्स है ना, तुर्की का जो सर्वेशिप है उसका प्लान क्या है, एक्सप्लोर करने का है ना, खोज करने का। उसकी जो एक्टिविटीज है ना वो किसके आसपास रहेंगी, अराउंड मतलब किसके आसपास रहेंगी, ग्रीस क्रेटे आइलैंड, कि ग्रीस का क्रेटे जो आइलैंड है, इस आइलैंड के आसपास, इस आइलैंड के चारों ओर टर्की जो है खोज करना चाहता है गैस की, है ना। अब क्रेटे आइलैंड के लिए कहा गया, देखो कोमा लगा के बात की गई है, विच लाइज, ये जो क्रेटे आइलैंड है ना, ये कहां पर स्थित है, विच लाइज जस्ट आउटसाइड द टर्किश लीबिया इकोनॉमिक जोन, कि क्रेटे आइलैंड कहां पर स्थित है, लाइज का मतलब है स्थित है, कहां स्थित है, जस्ट आउटसाइड द टर्किश लीबिया इकोनॉमिक जोन, यानी कि तुर्की और लीबिया ने, यानी कि तुर्की और लीबिया ने मिलकर जो इकोनॉमिक जोन बनाया है, इस इकोनॉमिक जोन के जस्ट आउटसाइड है क्या, क्रेटे आइलैंड, और इस आइलैंड के चारों ओर तुर्की जो है एक तरीके से खोज करना चाहता है ग्रीस की। एंड ग्रीस एंड साइप्रस कॉल इट ए वायलेशन, तो ठीक है, तो तुर्की कहां पे जो है खोज करना चाहता है, क्रेटे आइलैंड के पास, और क्रेटे आइलैंड कहां है, ग्रीस के पास में है। अब ग्रीस जो है और साइप्रस जो है ना, ग्रीस और साइप्रस जो है कॉल इट, अब ये जो तुर्की अपने जहाज के माध्यम से गैस का जो पता लगाना चाह रहा है ना, खोज करना चाह रहा है, तो इस प्लान को, तुर्की के इस प्लान को ग्रीस और साइप्रस कहते हैं कि भाई ये उल्लंघन है, किस चीज का उल्लंघन है, ऑफ देयर सॉवरेनिटी। भाई ग्रीस और साइप्रस का कहना है कि तुर्की जो है वह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है, यानी कि तुर्की जो है वह हमारे क्षेत्र में जो है घुस रहा है। आगे देखते हैं। फ्रांस द ईयूज मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फोर्स, है ना, फ्रांस जो कि यूरोपियन यूनियन का सर्वाधिक ताकतवर देश है ना, यानी कि मिलिट्री, है ना, सैन्य दृष्टि से फ्रांस यूरोपियन यूनियन का जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर देश है,
हैज़ थ्रोन, अब देखो ये क्या थी, एडिशनल जानकारी थी, है ना, फ्रांस के बाद में ये कोमा टू कोमा एडिशनल जानकारी थी। सीधे यहाँ आओ, फ्रांस हैज़ थ्रोन, फ्रांस ने क्या फेंक दिया है, इट्स वेट, वेट का मतलब एक तरीके से फ्रांस ने अपनी दमदारी दर्ज कराई है, फ्रांस ने अपना वजन बढ़ा दिया है ना, फ्रांस हैज़ थ्रोन इट्स वेट बिहाइंड ग्रीस एंड साइप्रस, यानी कि फ्रांस ने जो है ग्रीस और साइप्रस को सपोर्ट करके एक तरीके से वजन को बढ़ा दिया है, यानी कि फ्रांस ने जो है और ताकत, यानी कि फ्रांस ने ग्रीस और साइप्रस के हाथ मजबूत कर दिए हैं। फ्रांस ने अपनी सेना का सहयोग ग्रीस और साइप्रस को तुर्की के खिलाफ उपलब्ध कराया है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं, वो कहानी पढ़ी होगी ना आपने, वो क्या होता है कि वो दो बिल्लियां होती हैं ना, वो दो बिल्लियां बंदर के पास जाती हैं, है ना, कि बंदर मामा और ये रोटी लो और हम दोनों के बीच में बांट दो। फिर बंदर खाता है बैठ के, कहता है कि एक पन्ना इधर का ज़्यादा हो गया, एक पन्ना इधर का कम हो गया, है ना, एक कहानी है, बहुत फेमस कहानी है, पढ़ी होगी आपने। तो बस, तो फ्रांस सोच रहा है कि चलो लड़ाई में ले लेते हैं, मज़ा बीच में, है ना, मज़ा आता है, वैसे लड़ाई होती है ना तो बीच में मज़ा आता है थोड़ा। तो नाउ एन अलायंस इज इमर्जिंग, अलायंस का मतलब है गठबंधन, इमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना, है ना, इमर्ज का मतलब होता है, बोलते हैं ना कि यार ये इमर्जिंग स्टार है, इमर्जिंग स्टार का मतलब उभरता हुआ स्टार। नाउ एन अलायंस इज इमर्जिंग अमंग ग्रीस, साइप्रस, इटली एंड फ्रांस। तो देखो एक तरफ तो ये कौन कौन है, एक तरफ है ग्रीस, एक तरफ है साइप्रस, है ना, मुझे भी जोश आ रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, मुझे भी मज़ा आता है इससे लड़ाई होती है तो एक तरफ तो है ग्रीस, साइप्रस, इटली और फ्रांस, है ना, एक तरफ तो इन चारों देशों ने गठबंधन कर लिया है, विच इज बैक्ड बाय इजिप्ट, है ना, विच इज बैक्ड बाय इजिप्ट, इजराइल एंड द यूएई, कुल मिला के सारे की सारे, यानी कि ग्रीस, साइप्रस, इटली और फ्रांस, इनका गठबंधन है और इस गठबंधन को सहयोग प्राप्त है। बैक्ड का मतलब है सपोर्ट करना, इजिप्ट, इजराइल और यूएई, है ना, इनका सपोर्ट प्राप्त है, यानी कि ये सारे की सारे देशों ने गठजोड़ कर लिया है, किसके खिलाफ, तुर्की के खिलाफ। अब मान गए ना, तुर्की को घेर लिया इन्होंने, जैसे अभिमन्यु को घेर लिया था ना, इस तरह से फंसा लिया इन्होंने बेचारे तुर्की को। टर्की स्टैंड्स ऑलमोस्ट आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब है बिल्कुल पृथक। तुर्की जो है स्टैंड्स का मतलब है तुर्की की पोजीशन क्या है, तुर्की कहाँ खड़ा हुआ है, तुर्की बिल्कुल अलग थलग खड़ा हुआ है, तुर्की बिल्कुल अकेला पड़ गया है। बट रिमेन्स ए की पावर इन द मेडिटेरेनियन, लेकिन तुर्की भले ही अलग खड़ा हो, लेकिन तुर्की जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ताकत है मेडिटेरेनियन क्षेत्र में। विच रिक्वायर्स, है ना, तो विच रिक्वायर्स, है ना, मेडिटेरेनियन क्षेत्र के लिए बात की जा रही है, विच रिक्वायर्स द EU टू ट्रेड कॉशियसली, ट्रेड का मतलब है पांव रखना, कदम उठाना, चाल चलना, कुल मिला के ठीक है, इन सारे देशों ने मिलकर गठबंधन बना लिया है तुर्की के खिलाफ। लेकिन एक बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये कि तुर्की जो है ना वह एक महत्वपूर्ण पावर है, महत्वपूर्ण ताकत है मेडिटेरेनियन क्षेत्र में। तो इस बात का ध्यान EU को अपने कदम बढ़ाते वक्त, कॉशियसली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, यानी कि EU के लिए इस बात की जरूरत है, विच रिक्वायर्स, इस रिक्वायर का मतलब है जरूरत होना, कि EU के लिए इस बात की जरूरत है कि EU जो भी कदम बढ़ाए वो बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ाए। क्यों, इस बात को ध्यान में रखे कि भले ही तुर्की अलग पड़ गया हो, लेकिन तुर्की जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पावर है। If the EU wants to transport gas from the coast of Israel to Europe, अगर यूरोपियन यूनियन चाहता है कि गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाए, कहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाए, इजराइल के समुद्र तटीय क्षेत्र से यूरोप में, अगर यूरोपियन यूनियन चाहता है कि गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाए वाया, वाया का मतलब है यहाँ से होते हुए, बोलते हैं ना कि ये बस जाएगी वाया यहाँ से, है ना, तो वाया साइप्रस एंड इटली। तो यूरोपियन यूनियन अगर यूरोप में साइप्रस, इटली से होते हुए गैस को ट्रांसपोर्ट करना चाहता है, तो एन ओपन कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष या फिर कलह, एन ओपन कॉन्फ्लिक्ट विथ टर्की कैन नॉट हेल्प, तो तुर्की से खुलेआम संघर्ष करना ठीक नहीं होगा, है ना, ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है कि एन ओपन कॉन्फ्लिक्ट विथ टर्की कैन नॉट हेल्प, तो आपको मदद नहीं मिल सकती, है ना, तब ये नहीं चल सकता कि आप तुर्की से जो है टकराव मोल लो, कि आप तुर्की से जो है संघर्ष मोल लो, ऐसा नहीं चल सकता। कैन नॉट हेल्प का मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर अगर आपको गैस ट्रांसपोर्ट करनी है ना, तो तुर्की से आपको मिल बैठकर कुछ ना कुछ बात करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। आगे देखते हैं, What is in everybody's interest is to dial down tensions। अभी देखो एडिटोरियल बहुत अच्छा आदमी, ये एडिटोरियल वाला जो है ना एडिटर, ये क्या है, वो सरपंच की तरह है बेचारा, कि भाई लड़ाई झगड़े में क्या रखा है यार, शांति बैठो यार, है ना, कि भाई मिल बांट के काम कर लो यार, कि लड़ाई झगड़े में क्या रखा है ना। तो व्हाट इज इन एवरीबडीज इंटरेस्ट, तो एडिटोरियल कहता है कि भाई जो सबके हित में है बात, वो क्या है, इज
टू डायल डाउन का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना टेंशन, कि भाई ये जो टेंशन है, ये जो तनावपूर्ण माहौल है, इस तनाव को कम किया जाए, इसी में सबकी भलाई है, एवरीबडीज इंटरेस्ट, सभी में सभी का है। एंड फाइंड है और पता और निकाला जाए, एंड फाइंड अ डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कूटनीतिक, एंड म्यूचुअली का मतलब होता है आपस में, असेप्टेबल का मतलब है स्वीकार्य सॉल्यूशन टू द गैस कॉन्टेस्ट का मतलब है ये जो मुकाबला चल रहा है ना गैस को लेकर, यानी कि ग्रीस और तुर्की के बीच में गैस को लेकर ये जो मुकाबला चल रहा है, इस मुकाबले के लिए कुछ ऐसा कूटनीतिक हल निकाला जाए जो कि सभी को स्वीकार्य हो, यानी कि सभी जिसे एक्सेप्ट करें, ऐसा कुछ जो है हल इसका निकाला जाए ना, लड़ाई में कुछ नहीं रखा। एक्सक्लूडिंग टर्की को एक्सक्लूड कर देना है ना, इंक्लूड करने का मतलब है शामिल करना, एक्सक्लूड करने का मतलब है किसी को बाहर छोड़ देना। एक्सक्लूडिंग टर्की को बाहर छोड़ देना, विच हैज़ अ लॉन्ग मेडिटेरेनियन कोस्ट, भाई टर्की जो है उसकी जो क्षेत्र है ना, मेडिटेरेनियन कोस्ट का मतलब है कि भाई ये जो मेडिटेरेनियन तटवर्ती क्षेत्र है ना, ये भाई टर्की की जो सीमा है वो बहुत लंबी है। एक्सक्लूडिंग टर्की विच हैज़ अ लॉन्ग मेडिटेरेनियन कोस्ट, कि भाई टर्की है उसका समुद्र तटीय क्षेत्र जो है वो बहुत ही लंबा है, तो ऐसे देश को छोड़ देना। एक्सक्लूडिंग टर्की इज अनवाइज का मतलब है गैर बुद्धिमत्तापूर्ण, ये उचित नहीं होगा, ये बुद्धिमानी नहीं है कि टर्की जिसकी की सीमाएं मेडिटेरेनियन क्षेत्र से काफी लंबी जुड़ी हुई है उसको आप जो एक्सक्लूड कर दो, ये उचित नहीं होगा भाई ना। तो कुल मिला के देखो कितना अच्छी तरह से समझाता है एडिटोरियल, लेकिन समझते कहाँ है यार, इसकी कोई मानता ही नहीं है। कितनी अच्छी बात बता रहा है कि भाई टर्की को भी शामिल करो, ये अच्छा नहीं होगा। इसके बाद में देखते हैं अलाउइंग अ रिसर्जेंट का मतलब होता है फिर से उठ खड़ा होने वाला, जो फिर से उठ खड़ा हो, है ना। अलाउइंग ए रिसर्जेंट टर्की टू बुली का मतलब याद है क्या होता है? बुली का मतलब होता है किसी को डराना धमकाना, किसी से जबरदस्ती वो काम करवाना जो वो नहीं करना चाहता। जैसे कॉलेज में होते हैं ना कुछ दादा टाइप के बच्चे होते हैं, वो छोटे मोटे मासूम बच्चों को परेशान करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं बुली। स्मॉलर पावर्स इन द रीजन अलाउिंग अ रिसर्जेंट टर्की, कि भाई एक टर्की मतलब जो कि दोबारा से उठ खड़ा हो और दोबारा से परेशान करने लगे, कि भाई जो छोटे छोटे देश है ना, स्मॉलर पावर्स का मतलब है कि भाई ये जो एक तरीके से ये जो क्षेत्र है ना, कि भाई मेडिटेरेनियन का आसपास का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो छोटे मोटे देश हैं, उन देशों को टर्की जो है दोबारा से परेशान करने लगे। अगर ऐसा हुआ तो वुड बी स्ट्रेटेजिकली डिजास्टर्स, अगर ऐसा हुआ तो यह रणनीतिक रूप से विनाशकारी होगा, है ना। तुर्की को गुस्सा दिलाना ठीक नहीं है। तुर्की जो है अगर दोबारा से ये छोटे मोटे देशों को परेशान करने लगा ना, तो बड़े ही विनाशकारी हालात निर्मित होंगे जो कि सामरिक दृष्टि से उचित नहीं होंगे। तो द EU हैज़ टू स्ट्राइक अ बैलेंस, है ना। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? टकराना। जैसे आप कैरम बोर्ड में वो फेंकते हो ना स्ट्राइकर, टकराना। तो स्ट्राइक अ बैलेंस का मतलब होता है संतुलन को साधना, है ना, कि संतुलन प्राप्त करना है स्ट्राइक अ बैलेंस का मतलब। द EU हैज़ टू स्ट्राइक अ बैलेंस, हैज़ टू का मतलब है कि भाई ये अनिवार्य है, चीज करनी पड़ेगी आपको। द EU हैज़ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दीज टू ऑप्शंस, EU को दो विकल्प हैं EU के पास, इन दो विकल्पों के बीच में संतुलन को अपनाना होगा। कौन से दो विकल्प हैं यूरोपियन यूनियन के पास? दो विकल्पों में से पहला विकल्प है कि या तो तुर्की को भी ये जो गैस प्रोजेक्ट है, इस गैस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए, अन्यथा यूरोपियन यूनियन इस बात के लिए तैयार रहे कि तुर्की जो है इस क्षेत्र में काफ़ी सारे उत्पात मचाएगा जो कि बहुत ही विनाशकारी साबित होगा। तो यूरोपियन यूनियन को इन दो ऑप्शंस के बीच में से एक ऑप्शन चुनना होगा। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई ये जो ग्रीस है और तुर्की है, इनके बीच में ये जो मेडिटेरेनियन क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बीच में क्या है कि गैस मिलने के आसार हैं, है ना, गैस की संभावना है। तो इस गैस क्षेत्र को लेकर जो है इनमें लड़ाई चल रही है। ग्रीस जो है, उस ग्रीस को यूरोपियन यूनियन जो है, उन यूरोपियन यूनियन के काफ़ी सारे देशों का जो है सपोर्ट प्राप्त है। तुर्की हालांकि बिल्कुल अलग थलग खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी तुर्की जो है एक महत्वपूर्ण ताकतवर देश है। तो फाइनली एडिटोरियल बात करता है कि भाई ये जो लड़ाई चल रही है ना, और यूरोपियन यूनियन क्या चाहते हैं, पूरी गैस पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ऐसा ठीक नहीं है, मिल बैठकर जो है बात की जाए और तुर्की को भी जो है कुछ हिस्सा दिया जाए, तभी जो है एक तरीके से सही और बिल्कुल उचित समाधान निकल सकता है। अगर इसके टोन की बात करेंगे ना हम इस एडिटोरियल की, तो क्या हो जाएगी टोन कि पूरा विश्लेषण किया है एडिटोरियल ने। एक तो पूरी परिस्थिति का विश्लेषण किया है ना, सारी की सारी जो परिस्थिति है ना, उसका पूरा की पूरा एनालिसिस दिया है हमें कि भाई कहाँ तुर्की है, कहाँ ग्रीस है, ग्रीस को कौन सपोर्ट कर रहा है,
तुर्की को कौन सपोर्ट कर रहा है, किस बात को लेकर लड़ाई चल रही है ना, तो पूरी की पूरा जो है एक तरीके से एनालाइज करता है। और एनालाइज करने के बाद में लास्ट में जो टोन है ना एडिटोरियल की, वो टोन हो जाती है बिल्कुल सजेस्टिव टोन, है ना, कि भाई सजेस्टिव टोन हो जाती है। वो जो है सजेशन देता है कि भाई क्या करना चाहिए, कि भाई मिल बैठकर जो है एक समाधान निकालना चाहिए। अगर समाधान नहीं निकाला जाता है तो इसके परिणाम जो है ना वो विनाशकारी हो सकते हैं, या परिणाम जो है विनाशकारी साबित होंगे। तो ये था हमारा आज का सेकंड एडिटोरियल।